गोरी काली बहू का ससुराल में पहला दिन। रेशमा अपने दो बेटों की कुंडली पंडित के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है। पंडित जी, ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है। आप मेरे दोनों बेटे के लिए अच्छी, संस्कारी, सुशील और खूबसूरत गोरी लड़की ढूंढ कर बताना। ऐसी एक लड़की तो मेरी नजर में है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, जिसकी फोटो भी है मेरे पास। अरे पंडित जी, अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो? लड़की की फोटो देखते ही रेशमा को बहुत पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप देरी मत कीजिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैं अपने पति परमेश्वर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपने घर पर आती है और अपने पति को लड़की की फोटो दिखाकर कहती है। ये देखिए जी, कितनी सुंदर लड़की दिखाई है पंडित जी ने हमारे बेटे के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारे दोनों बेटे के लिए ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना। एक तो मिल गई है, एक और ढूंढनी बाकी है। देखो रेशमा, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे विक्रम से करवाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप वही टीचर दोस्त वीरेंद्र की बेटी की बात कर रहे हो ना? अरे आपको पता है ना, वो कितनी काली और सावली है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ अलीशा आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कहती है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे भैया विक्रम के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अब इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। ऐसा कहकर रुपेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद अलीशा और रेशमा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। पर मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैं भी उसे इस घर में जीने नहीं दूंगी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपने दोस्त वीरेंद्र के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है। मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने बड़े बेटे विक्रम का रिश्ता तेरी बेटी सलोनी के लिए लेकर आया हूं। लेकिन रुपेश, हम तेरी रिश्तेदारी के मुकाबले नहीं हैं। हम कहां और तू कहां। एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मेरा दोस्त है, कभी अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है? ऐसा कहकर रुपेश वीरेंद्र को गले से लगा लेता है, जिसके बाद एक तरफ रेशमा अपनी पसंद की लड़की अनाया का रिश्ता अपने छोटे बेटे अनुराग से कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपनी पसंद की लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे विक्रम से करा देता है। कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन विक्रम और अनुराग अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। गृह प्रवेश करने के समय रेशमा केवल अनाया का ही गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने इस घर को चार चांद लगा दिए हैं। तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बल्कि दो बहू आई है और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा। रेशमा मन मारकर सलोनी का भी गृह प्रवेश करती है। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अनाया बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रेशमा अनाया को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद रुपेश सलोनी से कहता है। जाओ बेटा सलोनी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। अजी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इस कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। रेशमा ऐसा कहकर सलोनी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है। ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है। रेशमा ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी पूरी रात भर बैठकर रसोई में बर्तन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। आधी रात के समय में बहुत ज्यादा वो थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सलोनी और अनाया की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे अनाया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज आपकी रसोई की पहली रस्म है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। हे भगवान जी, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता?
लेकिन भाभी रस्म करना तो जरूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेंगी। अलीशा के जाने के बाद अनाया खुद से कहती है, ओहो, ये टिपिकल फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या झेलना पड़ेगा इस घर में रहकर। अनाया मुंह बनाकर नीचे आ जाती है जहां रेशमा ने सलोनी को रोके रखा था। अरे मेरी प्यारी बहू, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा सा बनाना है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनाने आता है वो तुम बना सकती हो। अब क्या मुझे ये बात बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी? अरे तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं तो मैं बना कर लाती हूँ। अनाया का ये जवाब सुनते ही रेशमा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अनाया रसोई से मैगी बनाकर लाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है। हाँ हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। कहे तुम्हारी नियत मेरी मैगी पर ना आ पड़ जाए। सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है तुम लोगों ने। भूखा मार दिया मुझे इस घर के अंदर। अनाया ऐसा कहकर अपनी मैगी की प्लेट अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैठकर आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी रसोई में जाती है और एक बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाती है और सबको परोसती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। रुपेश खीर खाते हुए सलोनी से कहता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने बहू। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनाने भी नहीं आती। अरे वाह, फिर तो सच में अच्छी बनी है। रेशमा भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ करे वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनाया का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अनाया सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती। एक दिन रेशमा चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है। अरे विक्रम, अनुराग, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रुपेश जी? जल्दी से यहाँ पर आओ। घर के सभी सदस्य रेशमा के पास आ जाते हैं। मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे। मुझे यकीन है इस काली कलूटी ने सारे गहने चुराए होंगे। माँ जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं जानता हूँ सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ अलीशा आती है और कहती है, माँ, आधी रात के समय मैंने अनाया भाभी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था और देखो, आज अनाया भाभी घर पर भी नहीं है। शायद उन्होंने ही घर में चोरी की है। ये सुनते ही रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने केवल अनाया का रंग रूप ही देखा था। मैंने कभी उसके बारे में ये तक पता नहीं लगाया कि वो किस तरह की लड़की है। और ऊपर से मैंने सलोनी को बहुत कुछ सुनाया। सलोनी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हैं। सलोनी की ये बात सुनकर रेशमा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रेशमा कभी भी गोरे और काले में कोई फर्क नहीं करती और अपनी बहू सलोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पंडित जी, मेरे रोहन के लिए लड़की बिल्कुल गोरी और संस्कारी दिखाना। मेरा रोहन एकदम सुंदर, गोरा और गोलू मोलू है। मुझे तो बहू भी बिल्कुल उसके जैसी ही चाहिए। हाँ पंडित जी, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ही देख लीजिए। माँ जी ने कई लड़कियों के बाद मुझे पसंद किया था। अरे मुझसे पहले पूरी 101 लड़कियों को ना पसंद किया था माँ जी ने, तब जाकर उन्हें मैं पसंद आई। देखिए, गोरा काला कुछ नहीं होता। लड़की तो बस वही सबसे अच्छी होती है जो सर्वगुण संपन्न हो और जो घर चला सके। पंडित जी, हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसी बहू चाहिए। आप बस लड़कियों की फोटो दिखाने का काम कीजिए। पंडित की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वह एक के बाद एक फोटो दिखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ओहो, कौन है इस वक्त जो शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ाने आ गया? अरे कोई नहीं माँ जी, आप लड़कियों की फोटो देखिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू गर्भवती है, तू यहीं बैठ। तेरे लिए अभी आराम करना ज्यादा जरूरी है। आखिर तू हमारे वंश के पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसा कहकर सुजाता दीपिका को परेशान किए बिना ही दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर उसका बेटा रोहन खड़ा होता है। अरे बेटा,
तू आज इतनी जल्दी? अच्छा ही हुआ जो तू आ गया, हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे। ये सब कहते हुए सुजाता का ध्यान रोहन के गले में पड़ी माला और उसके साथ खड़ी एक सांवले रंग की लड़की पर जाता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है जो तेरे साथ खड़ी है? माँ, ये भूमि है। मैं और भूमि एक दूसरे से प्यार करते थे। आप मेरी शादी भूमि से नहीं करवाती, इसलिए मैंने खुद ही भूमि से शादी कर ली। चलो भूमि, अंदर चलो। रोहन ऐसा कहकर भूमि को घर के अंदर ले आता है। अरे देवर जी, ये सब क्या है? हम तो आज आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आपने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया। और आपको शादी करने के लिए ये काली कलूटी ही मिली थी क्या? भाभी जरा जुबान संभाल कर बोलिए, भूमि अब मेरी पत्नी है। इतनी काली कलूटी लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? जैसे आप बनी हो ये भी वैसे ही बनी है, बस फर्क इतना है कि घर के सभी सदस्य मिलकर आपको लाए थे और मैं भूमि को अकेला शादी करके लाया हूँ। ऐसा कहकर रोहन भूमि को अपने कमरे में ले जाता है। वहीं दीपिका और सुजाता ये सब देखते ही रह जाती हैं। हाय राम, माँ जी, देवर जी की पसंद को क्या हो गया है? कहाँ तो हमारे देवर जी कोहिनूर का हीरा और कहाँ ये लड़की कोयले की खदान। कोई मैच ही नहीं मिलता है इनका। तभी अचानक से दीपिका को पेट में दर्द होने लगता है, जिसके चलते सुजाता उसे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हैं। अब आपके कम ही महीने रह गए हैं। ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं। अब आप अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अगले महीने कभी भी आपकी बहू को बच्चा हो सकता है। ये सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपनी बहू को वापस घर ले आती है। सुजाता दीपिका को सोफे पर आराम से बैठा देती है और कहती है, अरे बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। तभी वहाँ भूमि आती है और सुजाता के लिए खाना लेकर आती है। दीदी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तुम मेरे सामने मत ही आओ, तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। चली जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मेरी बहू ने तुमसे क्या कहा? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बहू तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएगी और ना ही कुछ भी मंगवाएगी। कहीं तुम्हारा परछावा उसके बच्चे पर ना पड़ जाए। अपनी सास और अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी भूमि को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए वापस किचन में पहुंच जाती है। मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी और जेठानी जी तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेचारी भूमि उदास होकर घर के बाकी काम करने लगती है। उसके कालेपन की वजह से सुजाता और दीपिका उसकी शादी के बाद की रस्में भी पूरी नहीं करती और अपने में ही लगी रहती हैं। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब दीपिका एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे का ध्यान रखना, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर भूमि और रोहन भी आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या करने चली आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो भाभी को देखने आए हैं। माँ, संभालो खुद को, ये टाइम किसी को यहाँ से भगाने का नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और सुजाता से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। आप सभी जाकर पेशेंट और बच्चे से मिल सकते हैं। ये सुनकर रवि और सुजाता बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ दीपिका के पास जाते हैं। सुजाता जैसे ही अपने पोते को उठाने वाली होती है, वह उसे उठाने से पहले देखती रह जाती है। अरे ये क्या? ये किसका बच्चा है? माँ, अभी कैसी बातें कर रही हो? ये आपके बेटे का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन तुम्हारा बच्चा इतना काला कैसे हो सकता है? तभी दीपिका की आंखें खुलती हैं और वह अपने बच्चे की तरफ देखती है, जिसके बाद वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये यहाँ किसका बच्चा पड़ा है? मेरा बच्चा कहाँ है? जेठानी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आप ही ने तो इस बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहा? मैंने एक काले बच्चे को जन्म दिया है? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकती हो? ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? रोज सुबह शाम मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती थी। तुम्हारा काला परछावा मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। देखो कितना काला है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। दीपिका का बच्चा रोने लगता है, लेकिन वह उसको गोदी में भी नहीं लेती। ऐसे ही दीपिका अपने काले बच्चे से मुंह मोड़ लेती है, जिसके चलते भूमि को उसके ऊपर तरस आता है। भूमि उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और उसका नाम पूरब रखती है। एक दिन भूमि पूरब को खाना खिला रही होती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो और आप बिल्कुल मेरे साथ माँ की तरह रहती हो।
लेकिन आप कहती हो कि मैं आपका बेटा नहीं बल्कि दीपिका माँ का बेटा हूँ, तो फिर वो मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? अरे बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें अपना प्यार जताना आता नहीं है। ये लो, तुम पेट भर कर खाना खाओ। ये सब दीपिका दूर से देख रही होती है, जिसके बाद वह गुस्से से भूमि के पास आकर कहती है, जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ खराब हो गया है। मेरे बच्चे पर तुमने अपना काला परछावा डाला और उसे भी काला कर दिया। देखो जरा, ये हमारे खानदान में मैच करता है क्या? बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं जेठानी जी। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ही बच्चे के लिए ऐसा कुछ कहना चाहिए। हर एक माँ 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है और जब उसे जन्म देती है तो उसे सीने से लगा कर रखती है। सिर्फ एक कालेपन की वजह से तुमने इस बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया। तुम माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। भूमि की यह बात सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। तुम सही कहती हो, मैंने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके कालेपन की वजह से मैंने उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं अपना माँ का फर्ज पूरा निभाऊंगी। दीपिका अपने बच्चे को गोद में उठाती है और उसे प्यार करने लगती है। वहीं दीपिका भूमि से भी माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। आज सुलेखा की बेटी चिंकी का बर्थडे था। इस बात की खुशी सुलेखा के खिले चेहरे पर उभरी हुई थी। भैया, जल्दी से सभी कोनों में ये पर्पल गुब्बारे लगा दो। अभी बालकनी की सजावट भी बाकी है, जरा जल्दी हाथ चलाइए। सुलेखा साज सजावट की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी उसका पति गोपाल बोलता है, सुलेखा, तुमने सभी को जन्मदिन के लिए फोन कर दिया है ना? जी बस कुछ लोग ही बाकी बचे हैं, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। सुलेखा झट से डायरी में लिखे बचे नंबर को डायल करने लगती है। तभी उसकी नजर एक नंबर पर जाती है। वो नंबर उसकी सालों पुरानी सहेली अमायरा का होता है। उसके मन में एक हलचल फफन रही थी। वो मुट्ठी सिकोड़ती हुई झट से अमायरा को फोन घुमाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, हेलो अमायरा, मैं बोल रही हूँ, तेरी सहेली सुलेखा। सुलेखा की आवाज सुनकर अमीर अमायरा अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, हाँ पहचान लिया, बता कैसे याद किया इतने सालों बाद? वो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तू जीजाजी को लेकर शाम को आ जाना, मुझे इंतजार रहेगा। फिर सुलेखा फोन बंद कर देती है और अमायरा नाक भावे चढ़ाकर कहती है, ये गरीब लोग कब से बर्थडे की चोचलेबाजी करने लगे? खैर मेरा क्या जा रहा है, जब मेरी सहेली को अपनी गरीबी की खिल्ली उड़ाने का चस्का चढ़ा है, आज सालों बाद बेइज्जती का एक मौका मिला है, ये वक्त मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। शाम होने पर अमायरा महंगी सी सिलिकॉन सी साड़ी पहनकर अपनी कार में सवार होकर सुलेखा के घर निकल पड़ती है। तभी उसके फोन का स्क्रीन चमक उठता है, जिस पर सुलेखा के बदले घर का लोकेशन होता है। लगता है बस्ती बदल दी, पता नहीं अब कौन सी गली गुच्ची में रह रही होगी मेरी सो कॉल्ड गरीब सहेली। आफ्टर ऑल इतने लॉन्ग टाइम बाद इसे मिलने जा रही हूँ। गाड़ी 40 मील चलने के बाद लोकेशन पर रुकती है। वो दिल्ली का सबसे महंगा पॉश एरिया था। अमायरा अंदर आती है। इतनी शानदार पार्टी देखकर अमायरा खुद में फुसफुसाती है, इतनी ग्रैंड पार्टी, वो भी मेरी गरीब सहेली के घर, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। अमायरा अभी सोच ही रही थी कि सुलेखा उसके सामने खड़ी होती है। अरे वाह, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए। हाँ अमायरा, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जैसे हमारा सोया हुआ भाग्य जाग गया। मैं आईएएस बन गई और ये डॉक्टर, ये सब कुछ हमने मेहनत से हासिल किया है। तू यहाँ बैठ, मैं बस अभी आई, फिर हम खूब सारे गप्पे लड़ाएंगे। सुलेखा के जाते ही अमायरा गुजरे हुए दिनों में खो जाती है। सुलेखा और अमायरा बचपन से ही सहेलियां थी, मगर उनकी पारिवारिक हैसियत के आंकड़े के कारण उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार उभर गई थी। जहां अमायरा एक बड़े बिजनेसमैन बाप की अकड़ू और घमंडी बेटी थी, वहीं सुलेखा गरीब दुखियारी दर्जी की बेटी है। सुलेखा जल्दी आ, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अरे आ गई, क्यों फटे ढोल की तरह बज रही है? सुलेखा ने नीले रंग का सूट पहना हुआ है, जिसे देखकर अमायरा अपनी अमीरी की शेखी बघारते हुए कहती है, ओह गॉड, तू आज कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में ये सो कॉल्ड सादा सा सूट पहन रही है? घन चक्कर कहीं की। मैं तुझ जैसी कबाड़ को अपनी महंगी कार में नहीं बिठा सकती हूँ। रिक्शे से कॉलेज आ जाना, मैं जा रही हूँ। अरे पर सुन तो। अमायरा अपनी गरीब सहेली को गाड़ी में ना बिठाने के इरादे के साथ तेज गति से कॉलेज चली जाती है। अमायरा बचपन से ही ऐसी थी, हर चीज हाई क्लास के अकॉर्डिंग ही चुनती थी। कुछ देर बाद सुलेखा पैदल चलकर कॉलेज आती है। सुलेखा, फंक्शन तो अच्छा बीत गया, चल
चलकर कैंटीन में फर्स्ट क्लास का खाना खाते हैं। अरे नहीं, तू खा ले, मैं अपना खाना घर से ले आई हूँ। सुलेखा की मनाही में उभरी हुई गरीबी देखकर अमायरा तारीफबाजी करते हुए कहती है, अबे तू ना फुलटू फंटुश है, बेफिजूल दिखावा करती है। भले तू गरीब है मगर तेरी सहेली रिची रिच है। तुझे कौन सा कैंटीन का बिल भरना, फ्री फोकट का खाना है। अब चल मेरे साथ। बातों ही बातों में एक बार फिर अमायरा अपनी सहेली की गरीबी की हंसी उड़ाती है। ये सुलेखा का बड़प्पन ही था कि वो बात को बिसरा देती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और अमायरा गोपाल, जो कि उसका क्लासमेट था, उससे प्यार कर बैठती है, जिसे देखकर सुलेखा उसे छेड़ते हुए कहती है, तो आखिरकार तुझे भी प्रेम रोग ने घेर ही लिया। शायद तू अपनी सहेली को समझ ही नहीं पाई अमायरा। लव शव के चक्कर में रमता जोगी नहीं बनने वाली। तो क्या तुम गोपाल से प्यार नहीं करती? प्यार माय फुट, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। वो 2 कौड़ी का गरीब गोपाल ना तो मुझे लग्जरी लाइफ दे सकता है, ना मेरे नखरे उठा सकता है। शादी तो मैं अपने स्टेटस में ही करूंगी। अपनी अमीर सहेली अमायरा की ऐसी छिटकी हुई छोटी सोच देखकर सुलेखा बहुत दुखी हो जाती है और सुलेखा गोपाल को सब कुछ बता देती है। सुलेखा का खरा स्वभाव देखकर गोपाल का मन उसकी ओर खींचने लगता है और दोनों की साधारण तरीके से शादी हो जाती है। मगर ये खबर अमायरा के कानों में पड़ जाती है और वो उनकी बेइज्जती करने चली जाती है। कौन है सुलेखा? सुलेखा तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चोरी छिपे शादी भी कर ली और अपने खास सहेली को बुलाना भूल गई। शायद महीने भर में तुम्हारी मोटी बुद्धि में समझ आ गया होगा कि मैं गोपाल से शादी के लिए सीरियस इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गंदी गलीचे बस्ती में घिसी पिटी जिंदगी नहीं काटना चाहती थी। अब तो तुम्हारे दिलो दिमाग में बसा आईएएस बनने का ख्वाब भी मिट्टी में मिल गया होगा। खैर, ये मेरी शादी का कार्ड है, बताओ कैसी लग रही है? इस चांदी के कार्ड पर सोने के धागे की कढ़ाई है। बहुत ही सुंदर है। वो तो होनी ही थी। अब तुम गरीबों की शादी तो बिना गाजे बाजे के ही उठाई गिरी तरीके से हो जाती है। असल शादी तो हम अमीरों की होती है, ब्रांडेड बैंकेट हॉल में बैंड बाजे और बारात के साथ। आना जरूर। माफ करना मेरी प्यारी सहेली, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे आने से मेरी सहेली की शादी में उसकी नाक नीची हो। तुम जा सकती हो। ऐसा बोलते हुए सुलेखा डबडबाई आंखों से अपनी सहेली को देखती रह जाती है और अमीरी के नशे में चूर अमायरा वहां से चली जाती है। मगर अमायरा के हाथों हुए गरीबी का मजाक जैसे गोपाल के मन में गड़ गया था। उसने मगन होकर मेहनत करना शुरू कर दिया और सुलेखा को आईएएस की पढ़ाई में दाखिला दिला दिया। साथ ही खुद भी रातों की नींद गंवाकर जी तोड़ मेहनत की और उनकी इस बड़ी चाह ने उन्हें रौनक भरी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। और फर्क का ये फासला 5 साल बाद एक बार फिर मुकम्मल होता है। अमायरा कहाँ खो गई? कुछ नहीं अर्चित, शायद आज मेरी सहेली सुलेखा ने आज मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। उस पल अमायरा का चेहरा उस पार्टी के चहल पहल में भी फीका पड़ा हुआ था। शायद उसके मन में भरा रईसी भरा रुआब चकनाचूर हो चुका था। तभी सुलेखा और उसकी बेटी चिंकी उसके पास आती है। चिंकी बेटी, ये तुम्हारी मासी है, हेलो करो। ओ मम्मा, मैं जानती हूँ, ये अमायरा मासी है। पता है मौसी, मम्मी के कमरे में आपकी तस्वीर है जिसे माँ हमेशा बातें करती है। अच्छा मैं आती हूँ। अमायरा की घमंड से चढ़ी आंखें झुक चुकी थी और वो बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे किस मिट्टी से बनाया है। मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक बनाया, फिर भी तू मुझे भूली नहीं। दिल के रिश्ते भला छूटते हैं क्या? अमायरा, मैं तुझे तुझसे बेहतर जानती हूँ। मेरे और गोपाल के मन में तेरी छवि आज भी वही है। शायद वो दिन ही हमारी दोस्ती के इम्तिहान के थे। हमारी दोस्ती आज भी मेरे दिल में है। ये सुनकर अमायरा सुलेखा के गले लग जाती है। वो बड़ा दिन दोनों सहेलियों की एक सुनहरी शुरुआत थी। आखिरकार सालों बाद अमायरा में आए बदलाव ने उन सहेलियों के बीच के बिखराव को मिटा दिया था। उनके बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी थी। इसी के साथ अमीर गरीब सहेलियों की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।